गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर शुरू कर रहे हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आज जो है भी ब्लड की कंपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। तो बॉडी में दो फ्लूइड्स होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं, वन इज ब्लड एंड सेकंड वन इज लिम्फ। तो ब्लड की कंपोजिशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्लड होता क्या है, तो ये एक जो है कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं और फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी कहेंगे। किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का होने में उसमें जो है हमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स चाहिए होता है, सेल चाहिए और कुछ फाइबर्स हैं। हमारे पास ब्लड में फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए हम इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे। वही क्योंकि फ्लूइड फॉर्म में होता है, इसलिए ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो प्लाज्मा और फिर उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट है। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि फाइबर्स नहीं है। मैक्सिमम पार्ट जो है प्लाज्मा है। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट करता है इसका 55% पार्ट, किसी भी ब्लड का 55% पार्ट जो है उसका प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में भी मैक्सिमम पार्ट उसका वाटर फॉर्म करता है। फॉर्म्ड एलिमेंट जो है सिर्फ 45% के करीब होता है। तो मैक्सिमम पार्ट प्लाज्मा है। प्लाज्मा का अगर हम कलर की बात करें तो स्ट्रॉ या पेल येलो कलर का थोड़ा विस्कस फ्लूइड होता है। इसमें मैक्सिमम पार्ट जो है वाटर है, यानी 90 से 92% जो है वाटर होता है। 90 से 92% वाटर, फिर 6 to 8% प्रोटीन एंड 1% जो लेफ्ट बचा उसमें आयंस आ जाएंगे। तो 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं और ओनली 1% या जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो आयंस है। तो मेजर पार्ट तो किसी भी प्लाज्मा का 90 से 92% वाटर फॉर्म कर रहा है। प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन तो बहुत हैं, बट मेनली 3 की यहाँ बात हो रही है। एक है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। तीनों ही मेन प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन हेल्प करेगा ऑस्मोटिक बैलेंस को, बैलेंस देखेगा बॉडी फ्लूइड का। ग्लोबुलिन जो है डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होंगे। वही हमारे पास फिब्रिनोजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। ड्यूरिंग इंजुरी, अगर कुछ इंजुरी हो जाती है तो वहां पे ब्लड को क्लॉट करना पड़ेगा, उसमें फिब्रिनोजन जो है वो एक्टिव फॉर्म फिब्रिन में कन्वर्ट होकर उसको ब्लॉक करने में हेल्प करेगा। तो एल्ब्यूमिन इन्वॉल्व इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म। वही फिब्रिनोजन जो है वो मस्ट है हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। उसके बाद है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट 3 तरह की सेल्स हैं ब्लड में, एक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को इथ्रोसाइट्स कहेंगे, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी जो है वो रेगुलेट होती है, एक हार्मोन है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन जो है वो नेफ्रॉन से रिलीज होता है, नेफ्रॉन से आएगा, जो कि रेगुलेट करता है बॉडी में आरबीसी को। अगर तीनों सेल्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो आरबीसी का होता है। मैमल्स में जो आरबीसी होती है वो मैच्योर आरबीसी की अगर हम बात करें इन्यूक्लिएटेड होती है, बाइकनकेव होती है। लेकिन यही सेल जब ये इमेच्योर फॉर्म में होती है तब इसमें न्यूक्लियस भी है और माइटोकॉन्ड्रिया, बाकी की ऑर्गेनेल्स भी है। क्योंकि एडल्ट होने में, मतलब मैच्योर आरबीसी में, हमारा न्यूक्लियस जो है डिजनरेट कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं रहेगा।
क्योंकि उस वक्त पे मैक्सिमम जो आरबीसी का एरिया है वो ऑक्युपाई किया जाता है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है। अब जो है अगर उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो आरबीसी में जो है एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। मैच्योर आरबीसी में जो रेस्पिरेशन होता है वो एनाएरोबिक होता है, क्योंकि वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहाँ न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी लिविंग सेल्स है, मेटाबॉलिज्म वहाँ चल रही है। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में 3 तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट हो जाएंगे। फर्स्ट इज इरिथ्रोसाइट, फिर ल्यूकोसाइट और थर्ड इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट को ही रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, ल्यूकोसाइट को व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है तो इनका कलर व्हाइट है, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स। यहाँ पे आरबीसी का कलर जो है हीमोग्लोबिन की वजह से रेड हो रहेगा। थ्रोम्बोसाइट, इनको कहा जाएगा प्लेटलेट्स। तो फर्स्ट आरबीसी की अगर हम बात करें तो इसको डिटेल में देखते हैं। इरिथ्रोसाइट या फिर आरबीसी। तो सबसे पहले नंबर की बात करते हैं, ये सबसे ज्यादा नंबर में होती है। नंबर जो है थोड़ा सा वेरी करता है, मैन में इनका नंबर ज्यादा होगा, फीमेल में थोड़ा सा कम रहता है। तो मैन में जो है और फीमेल, मैन में 5 से 5.5 मिलियन, 5 to 5.5 मिलियंस पर mm क्यूब। वही फीमेल के अंदर नंबर थोड़ा कम है, तो 4 to 4.5 मिलियंस पर mm क्यूब होता है। तो नंबर में सबसे ज्यादा इरिथ्रोसाइट है, ल्यूकोसाइट कम रहते हैं, 6 to 8,000 है, ये 1.5 लाख से 3 लाख तक होती है। तो आरबीसी मैन में ज्यादा है, फीमेल में थोड़ा कम है। अब अगर इनकी लाइफ स्पैन की बात की जाए, लाइफ स्पैन आरबीसी का जो है वो 120 डेज है। और एक हमारे पास जो है सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। तो यानी कि इनका लाइफ स्पैन होगा तो ये स्प्लीन में जाके, स्प्लीन इसको दो हम कहते हैं, ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी तो कहलाया जाता है, साथ साथ में रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी भी है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहीं साथ साथ में ये रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी भी है। अब बात आती है कि किस तरह से हमारा आरबीसी कहाँ बनती है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट ह्यूमन में आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है वो लॉन्ग बोन में होगा। यानी कि जो लॉन्ग बोन होती है, जैसे सबसे बड़ी लॉन्ग बोन हमारी फीमर होती है, तो उसकी बोन मैरो में जो रेड बोन मैरो होगा वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। रेगुलेट करता है इसको हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है किडनी से, तो रेगुलेट करेगा आरबीसी के फॉर्मेशन को। लेकिन जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उसमें आरबीसी का फॉर्मेशन जो है सभी बोन में होगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉन्ग बोन मैरो में, सभी में होगा, बट एडल्ट में सिर्फ लॉन्ग बोन की बोन मैरो में होगा। इसके अलावा फर्स्ट ऑर्गन जो है ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, जो एम्ब्रियो है उसमें सबसे फर्स्ट ऑर्गन जो आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है वो है योक सैक। उसके बाद फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो फीटस में आरबीसी का फॉर्मेशन स्प्लीन में भी होगा और लीवर में भी होगा। उसके बाद जो है फिर सभी मतलब यंग चिल्ड्रन में सभी बोन की बोन मैरो में होगा, लेकिन एडल्ट में सिर्फ लॉन्ग बोन की बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी ये कहलाया जाता है इरिथ्रोपोइसिस।
इरिथ्रोपोइसिस, और फॉर्मेशन रेगुलेट होता है बाय ए हार्मोन। आरबीसी formation is regulated by a hormone, और हार्मोन कौन सा है? इरिथ्रोपोइटिन। रिलीज फ्रॉम किडनी, यानी नेफ्रॉन से, रिलीज फ्रॉम किडनी। तो फर्स्ट ऑर्गन की अगर हम बात करें कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो फर्स्ट ऑर्गन टू फॉर्म आरबीसी वो होता है yolk sac। फिर जो है इसमें लीवर, देन स्प्लीन, और यंग चिल्ड्रन की बात करें, तो यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन जो है बोन मैरो में होता है, सभी बोन मैरो में, इन बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। बट एडल्ट की अगर हम बात करें तो एडल्ट में आरबीसी का फॉर्मेशन जो है रेड बोन मैरो से होता है, वो भी जो हमारी लॉन्ग बोन होती है। इन एडल्ट आरबीसी formed from red bone marrow of long bone। ये लॉन्ग बोन है, इसके दोनों साइड में यहाँ पे हमारे पास है रेड बोन मैरो, बीच में यहाँ पे होती है ये है येलो बोन मैरो, और ये रेड बोन मैरो। तो एडल्ट ह्यूमन में रेड बोन मैरो जो कि लॉन्ग बोन की है, वहां पे फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है, रेगुलेट होता है हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन में। लेकिन सबसे पहला ऑर्गन जो है वो yolk sac है, जहां आरबीसी बनना शुरू होता है। इसमें फिर आगे प्रेगनेंसी के टाइम में लीवर और स्प्लीन भी हिस्सा लेते हैं, बट एडल्ट ह्यूमन में यहाँ पे होगा आरबीसी का फॉर्मेशन। इमेच्योर आरबीसी जो है उसके पास न्यूक्लियस भी है, बाकी के सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग मैच्योरिटी इसमें जो है न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे ऑर्गेनेल्स भी खत्म हो जाते हैं सभी मैमल्स में, मतलब सभी तो नहीं बट ऑलमोस्ट इन ऑल मैमल्स। तो इमेच्योर आरबीसी हैव न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स, but in most of the mammals आरबीसी जो है, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो मैच्योर आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी आर enucleated without nucleus and biconcave in shape, and biconcave in shape। ये आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते हैं। तो मैच्योर आरबीसी जो है रिस्पायर एनएरोबिकली,
एनएरोबिकली। आरबीसी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आरबीसी इज ए बैग फुल ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? रेड पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस को। तो यहाँ पे हमारे पास 100 ml ब्लड है 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, और 100 ml ब्लड कैरी 20 ml ऑक्सीजन। और ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन रखने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गैस का ट्रांसपोर्ट किया जा सके, इसीलिए इमेच्योर से जब मैच्योर आरबीसी होती है तो न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनिल्स इसमें से गायब हो जाते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं, और फिर इनको एनारोबिकली रेस्पायर करना पड़ता है। दूसरी फॉर्म्ड एलिमेंट है हम लोग के पास, वो है डब्ल्यूबीसी या फिर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट और डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट जो है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसलिए इनका कलर वाइट कलर होता है। ये नंबर में भी काफी कम है। इनका नंबर की अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 to 8,000 होती है। नंबर 6 to 8 के पर, ओके पूरा ही लिख देती हूँ, 6,000 to 8,000 पर mm³। तो WBC कंपैरेटिवली बहुत नंबर में कम है RBC और प्लेटलेट्स के कंपैरिजन में। इनकी लाइफ स्पैन की बात करें, लाइफ स्पैन जो है इन लोग का 1 वीक 8 to 12 डेज। ल्यूकोसाइट का फॉर्मेशन भी कहाँ पे होगा? ये भी रेड बोन मैरो से ही होगा। तो ल्यूकोसाइट also formed from red bone marrow of long bones। ऑफ लॉन्ग बोन्स। अब ल्यूकोसाइट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारी वेराइटीज है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। पहले हम इनको दो मेजर कैटेगरीज में चेंज करते हैं। तो ल्यूकोसाइट एक होती है ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट यानी कि इनके साइटोप्लाज्मा में हमें ग्रेन्यूल्स दिखाई देंगे। दूसरी है ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट में बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होंगे, यहाँ ये विदाउट ग्रेन्यूल्स होंगी। ग्रेन्युलोसाइट जो है फर्दर 3 तरह की होती हैं। इयोसिनोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। वहीं ए ग्रेन्युलोसाइट जो है 2 तरह की है। एक है हमारे पास मोनोसाइट एंड सेकंड वन इज लिम्फोसाइट। तो आरबीसी में वैरायटीज है। जिनके साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं वो ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह की है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। वहीं ए ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नंबर जो है वो न्यूट्रोफिल का होता है। न्यूट्रोफिल नंबर में जो है 60 से 65% है। वहीं मोनोसाइट 6 to 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%,
तो सेकंड नंबर पे हमारी लिम्फोसाइट है, थर्ड नंबर पे मोनोसाइट है, सबसे कम जो होगी वो बेसोफिल होती है 0.5 to 1% है, इयोसिनोफिल 2 to 3%। इयोसिनोफिल क्योंकि एसिडिक डाई से डाई होती है इसलिए इयोसिनोफिल का दूसरा नाम एसिडोफिल भी कह देते हैं, एसिडोफिल। और ये रेडिश स्टेन होती है, स्टेन रेडिश। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड है, कुछ इस तरह से होगा। और रेडिस ग्रेन्यूल्स ऐसे, ये होती है इयोसिनोफिल। ग्रेन्यूल्स होते हैं बट कभी भी न्यूक्लियस के ऊपर नहीं होंगे। वही बेसोफिल की अगर बात करें तो बेसोफिल जो है वो ब्लू, ये ब्लू होगी, थोड़ा सा एस शेप में रहता है इसका न्यूक्लियस। एस शेप में होगा। बेसोफिल मैच्योर होगी तो बेसोफिल जो है वो मास्ट सेल कहलाई जाएगी और मास्ट सेल जो है 3 चीजों को सिक्रीट करेगी। स्टेन ब्लू, मास्ट सेल, और मास्ट सेल जो है 3 चीजों को सिक्रीट करती है। 3 है हमारा हिस्टामिन, हिपेरिन और सीरोटोनिन। सीरोटोनिन, हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन सिक्रीट होगा तो इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। वहीं हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है, यानी जब तक ब्लड जो है बॉडी के अंदर होता है वो क्लोट नहीं करता है। लेकिन हिपेरिन का दुश्मन एयर होती है, जैसे ही कहीं इंजुरी होती है तो हिपेरिन जो है इनएक्टिव हो जाता है और ब्लड जो है क्लोट करने लग जाता है। ब्लड में हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन है। ऐसे 13 फैक्टर होते हैं ब्लड में, बट यहाँ प्रोटीन की अगर हम बात करें तो मेजर प्रोटीन जो रोल इसमें प्ले करता है वो फिब्रिनोजन है। तो यहाँ पे हिस्टामिन जो है वो इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, इन्फ्लेमेटरी। हिपेरिन जो है एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, ब्लड को जमने से रोकता है, क्लोट होने से रोकता है। न्यूट्रोफिल की बात करें तो न्यूट्रोफिल जो है वो मल्टी लोब्ड होती है और दोनों तरह से डाई होती है। मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। इनका नाम दूसरा जो है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियस है इसकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है, मल्टीलोब्ड होती है। तो इसका दूसरा नाम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियोसाइट भी है, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ये जो न्यूट्रोफिल होती है मेजर फैगोसिटिक सेल होती है, साथ में मोनोसाइट भी फैगोसिटिक सेल होती है। कहीं पे भी कुछ डैमेज, कोई इन्फेक्शन कुछ भी होगा तो सबसे ज्यादा वहां पे नंबर, सबसे पहले जो वहां पहुंचने वाली सेल्स होती है वो न्यूट्रोफिल होती है, फैगोसिटिक इन नेचर होती है। इसी के साथ साथ मोनोसाइट भी फैगोसिटिक इन नेचर होती है। मोनोसाइट जब तक ब्लड में होती है तो काफी साइज में छोटी होती है, मोनोसाइट कहेंगे। यहाँ से वो ब्लड सेल से निकल के जब तक टिश्यू में पहुंचती है तो इसका साइज कई गुना बढ़ जाता है, तब हम मैक्रोफेजिस कहते हैं। तो मैक्रोफेजिस जो है वो जो है ज्यादा अमाउंट को एक साथ एनगल्फ कर सकती है। मेजर फैगोसिटिक सेल होती है मैक्रोफेज।
तो मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस एक तरीके से, मोनोसाइट जब तक ब्लड में है, बाहर टिश्यू में पहुंचते पहुंचते साइज बड़ा हो जाता है, तो इन्हीं सेल्स को मैक्रोफेजेस कहने लगते हैं। ये भी फेगोसिटी की नेचर है। तो दोनों सेल्स, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, दे आर फेगोसिटिक इन नेचर, फेगोसिटिक इन नेचर। वहीं लिम्फोसाइट की बात करें तो ये हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। दो तरह की सेल्स है, वन इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। जैसे कोई एंटीजन बॉडी के अंदर जो है, एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी का ना हो, बाहर से अगर एंट्री कर रहा है किसी की बॉडी में, तो बी लिम्फोसाइट जो है एक्टिवेट हो जाती है और ये बनाती है फिर प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल फिर बनाएगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है प्रोटीन ही है जो प्रोड्यूस होता है अगेंस्ट द एंटीजन। तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको एलिमिनेट करने के लिए लिम्फोसाइट यानी जो हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स होती है एक तरीके से, वो हैं। तो यहाँ पे जो ल्यूकोसाइट है WBC, जिसमें हमारे पास हीमोग्लोबिन नहीं है, व्हाइट इन कलर होती है, उसको दो मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया। वन इज ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट वो सेल होती है जिसके साइटोप्लाज्मा में हमें जो है ग्रेन्यूल्स दिखता है। ये तीन तरह की है, इयोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। सबसे नंबर में ज्यादा की बात करें तो न्यूट्रोफिल है, और न्यूट्रोफिल फेगोसिटी की नेचर भी होती है। सबसे कम नंबर बेसोफिल का होता है, 0.5 to 1% है। बेसोफिल जो है बेसिक डाई से डाई होती है, ब्लूइश कलर लेती है, और ये तीन चीजों को सिक्रीट करती है, हिस्टामिन, हेपेरिन और सीरोटोनिन। इन्फ्लेमेशन के लिए होती है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन होगा तो हिस्टामिन जो है वो सिक्रीट होता है। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है, जब तक ब्लड वेसल्स के अंदर है तो वो कोगुलेट नहीं करेगा। जो न्यूट्रोफिल है उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारी मॉर्फोलॉजी दिखा रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो PMNL सेल भी कहा जाता है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट मिलके दोनों सेल जो है फेगोसिटिक इन नेचर है, लिम्फोसाइट बी और टी लिम्फोसाइट्स। तो थर्ड हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट है वो है ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर प्लेटलेट्स। नंबर की बात करें तो RBC से काफी कम है, बट WBC से नंबर में काफी ज्यादा है और काफी छोटी सेल्स होती हैं। तो नंबर जो है 1.5 to 3.5 लाख पर mm³ होता है। ये भी हमारे जो है रेड बोन मैरो से की जो स्टेम सेल्स होती है वहीं से फॉर्मेशन होता है, लेकिन डायरेक्ट प्लेटलेट्स ना होके एज ए मेगा कैरियोसाइट होता है। मेगा कैरियोसाइट के फिर फ्रेगमेंटेशन से जो है वो प्लेटलेट्स बनती है। तो मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट formed from red bone marrow और फिर इस मेगा कैरियोसाइट के जो है फ्रेगमेंटेशन से, देखिए ऐसे बीच में तो हमारे पास येलो बोन मैरो है, जो दोनों किनारों पे यहाँ पे हमारे पास रेड बोन मैरो है। यहाँ मिडिल में ये येलो बोन मैरो, चलिए हो गया है। तो रेड बोन मैरो ये है, यहां से बनेगी पहले मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट साइज में काफी बड़ी होती है ऐसे, फिर इसके फ्रेगमेंटेशन से प्लेटलेट्स बनती है। तो प्लेटलेट्स फॉर्म्ड
बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ मेगाकैरियोसाइट, लाइक ऐसे हम इसके फ्रेगमेंट कर दें तो छोटी छोटी सी सेल्स बन जाएगी, यही प्लेटलेट्स सेल होती है, मेगा कैरियोसाइट। तो नंबर में काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू WBC, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm³। और ये भी रेड बोन मोयरो की स्टेम सेल से ही बनेगी, लेकिन डायरेक्ट ना बन के पहले मेगा कैरियोसाइट फिर उसके फ्रेगमेंटेशन होके तब जो है प्लेटलेट्स बनती है। और अगर हम प्लेटलेट्स का फंक्शन देखें तो ये जो है हमारे, ये भी सबसे शुरुआत यहीं से होगी जब ब्लड क्लोटिंग में काम आएगी। तो रोल इन ब्लड क्लोटिंग, इस तरह से हमारा ब्लड की कंपोजिशन हुई। नेक्स्ट है हम लोग के पास ABO ब्लड ग्रुप पढ़ लेते हैं। ABO ब्लड ग्रुप, तो ह्यूमन बीइंग में ABO ब्लड ग्रुप यानी जब भी हम लोग का एक तरीके से अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो मल्टी एलील का एग्जाम्पल होता है ABO ब्लड ग्रुप, क्योंकि एक ही के लिए मल्टीपल एलील होते हैं, एक IA, एक IB और एक स्मॉल I से होता है। तो यहाँ इसकी स्टडी करने के लिए हम लोग पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, ना कि इंडिविजुअल की बात करते हैं, क्योंकि हमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है। तो डिफरेंट ह्यूमंस में डिफरेंट टाइप्स के हमें ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं। 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिखते हैं, एक ब्लड ग्रुप A, एक B, एक AB और O। 4 फिनोटाइप्स होती हैं, यानी 4 तरह के ब्लड ग्रुप दिखाई देते हैं। ये ब्लड ग्रुप किस तरह से होंगे हम लोग के पास, यहाँ पे बात करने के लिए सबसे पहले एंटीजन। वैसे तो एंटीजन जो है वो फॉरेन पार्टिकल्स होता है, जो भी बॉडी का अपना ना हो और कहीं बाहर से एंट्री लेता है, जिसके अगेंस्ट बॉडी जो है वो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, एंटीबॉडीज बनाते हैं इसको एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन है, जब हम ABO ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो हम जो बात एंटीजन की कर रहे हैं, ये एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं RBC के सरफेस पे। अब जोन सा भी एंटीजन है RBC पे, उसी टाइप का उस ह्यूमन का जो है ब्लड ग्रुप होगा। तो एंटीजन वैसे तो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं that stimulate the immune system, लेकिन यहाँ जो RBC है वो एक तरीके से एक्सेप्शन है, RBC नहीं एंटीजन, एक्सेप्शन इज ब्लड एंटीजन, ब्लड एंटीजन। और ब्लड एंटीजन ना लिखें हम लोग, एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC। अब ये 2 तरह के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग की RBC के सरफेस पे 2 टाइप्स एंटीजन होंगे ऑन RBC सरफेस। अब वो कौन से टाइप का है, ये 2 एंटीजन हमारे क्या होंगे, एक A एंटीजन होगा, एक B एंटीजन होगा। तो जिस RBC पे, जिस ह्यूमन बीइंग की RBC पे A एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप भी A होगा, जिसके RBC पे B एंटीजन होता है उसका ब्लड ग्रुप B होगा। अगर किसी के RBC पे दोनों हैं, एंटीजन A भी है एंटीजन B भी है, तो ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा, AB। और अगर दोनों में से कोई सा भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। यानी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एंटीजन्स जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है यानी ABO ब्लड ग्रुप है वो 4 टाइप्स का होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोई भी ह्यूमन है, ये RBC रेड ही बना देती हूँ, बाइकनकेव होती है, ये है। अब इस पे किस तरह का
जो है एंटीजन है, सपोज करें कि ये इसका एंटीजन है ए, तो ये ए एंटीजन है, ए एंटीजन। तो जिन ह्यूमन की बॉडी की आरबीसी के सरफेस पे ए टाइप का एंटीजन है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा, ब्लड ग्रुप ए होगा। यानी ब्लड ग्रुप जो है डिफाइन होगा वो एंटीजन के बेस पे होगा कि उस ह्यूमन बीइंग की आरबीसी के सरफेस पे किस टाइप का एंटीजन है। जैसा एंटीजन है वैसा ही उसका ब्लड ग्रुप है। लेकिन ये ब्लड एंटीजन जो भी है, अपने हमेशा इसके जो प्लाज्मा होगा उसमें अपने अगेंस्ट तो कभी वो अपनी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि एंटीजन के खिलाफ कौन काम करता है, एंटीबॉडी। अब ये अपने खिलाफ तो नहीं बनाएगा, यानी यहाँ प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो एंटीबॉडी कभी भी ए के पास ए नहीं होगी। यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी बी। यानी ये इसके पास ए एंटीजन है, तो इसने एक तरीके से गार्ड बिठाया हुआ है कि कोई भी बी एंटीजन यहाँ ना आए। अगर कोई भी एंटीजन बी के साथ कोई आरबीसी यहाँ आ जाएगी तो ये उसको क्या कर देगा, क्लम्प कर देगा, उसको जो है सेल को डेड कर देगा। उसी तरीके से जिसका ब्लड ग्रुप जो है, ये कोई दूसरा बंदा है, इसकी आरबीसी अगेन बाइकनकेव। अब ये किसी की आरबीसी है और इसके पास जो एंटीजन है वो दूसरे टाइप का बन रहा है। कुछ ऐसा हम लोग थोड़ा डिस्टिंक्ट कर लेते हैं, इस तरह का एंटीजन है। इस एंटीजन को हम रिकॉग्नाइज करते हैं बी एंटीजन। अब जिसके आरबीसी पे बी एंटीजन होगा उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी टाइप का होगा। जिसका ब्लड ग्रुप बी टाइप होगा वो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो है वो ए के अगेंस्ट होगी। तो यहाँ ये प्लाज्मा है, ये आरबीसी है, यहाँ प्लाज्मा है, यहाँ पे एंटीबॉडी होगी अगेंस्ट टू ए। यानी कि इस बंदे को हम ए का अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं यहाँ पे, तो एंटीबॉडी ए जो है वो एक आर्मी, एक गार्ड की तरह है, वो उसको घुसने नहीं देगी, यानी कि उसके अगेंस्ट काम करेगी। अब कोई तीसरा बंदा लेते हैं, येलो ही ले लेती हूँ। यहाँ पे जो आरबीसी है, सपोज करें इस ह्यूमन बीइंग के जो आरबीसी है उस पे दोनों एंटीजन है, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। ये ए एंटीजन और ये बी एंटीजन। तो जिसके पास दोनों एंटीजन है, ये ए है, ये बी है, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। कोई अब जिसके पास ब्लड ग्रुप ए बी होगा, क्या वो एंटीबॉडी बनाएगा, क्या उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी? अगर ये एंटीबॉडी ए बनाता है तो अपना ही नुकसान करता है, उसी तरीके से अगर एंटीबॉडी बी बनाता है तो भी अपना ही नुकसान करेगा। इसलिए जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, यानी कि यहाँ पे एंटीबॉडी जो है वो नहीं बनती है, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन हैं। अगर ये कोई सी भी एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडी ए या एंटीबॉडी बी बनाता है, तो अपना ही सेल का नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, और यही वजह होता है कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। फोर्थ टाइप का जो ब्लड ग्रुप आता है वो है ओ टाइप का। तो जिसकी आरबीसी के सरफेस पे अगर ना एंटीजन ए है और ना ही बी है, दोनों में से कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होने वाला है? यहाँ पे ब्लड ग्रुप होगा ओ। ब्लड ग्रुप ओ कहलाया जाएगा। और इसके पास दोनों तरह की एंटीबॉडी होगी। ये एंटीबॉडी ए भी बनाएगा, क्योंकि इसके पास है ही नहीं, अपने अगेंस्ट तो कुछ है नहीं है, तो इसके पास दोनों तरह की एंटीबॉडी होती है। एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है।
तो यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ टू एंटीजन, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। यानी ह्यूमन की में हम लोग जो है 4 तरह के ब्लड ग्रुप देख रहे हैं। एक ब्लड ग्रुप है ए, दैट मीन्स उसकी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है। दूसरा है हमारे पास ब्लड ग्रुप बी, यानी कि यहाँ पे जो आरबीसी है उसके सरफेस पे हमें बी टाइप का एंटीजन दिखाई दे रहा है। अब जिसके पास ए एंटीजन है वो अपने अगेंस्ट एंटीबॉडी ना बना के दूसरे के अगेंस्ट बना रहा है एंटीबॉडी बी, और यहाँ पे जो है एंटीबॉडी ए। यहाँ पे देखते हैं तो इसकी आरबीसी पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, इसलिए ना तो ये एंटीबॉडी ए बना सकता है ना ही एंटीबॉडी बी बना सकता है, तो इसके पास एंटीबॉडी जो है एब्सेंट होती है। वही ब्लड ग्रुप ओ उस ह्यूमन का होगा जिसकी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन दोनों में से ना ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, बट उसके प्लाज्मा में हमें दोनों टाइप की एंटीबॉडी दिखाई देगी, एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। अब अगर हमें किसी को भी ट्रांसफ्यूज करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, तो हम बिना ब्लड ग्रुप चेक किए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने बिना ब्लड ग्रुप चेक किए हम देते हैं, जैसे ये यहाँ पे ए एंटीजन है, इसके पास एंटीबॉडी बी है, अगर हम लोग ये वाला ब्लड जो है इस बंदे को देते हैं तो यहाँ पे जो है एंटीबॉडी बी बैठी हुई है, तो जैसे ही जो है ये वाली आरबीसी यहाँ आएगी तो ये इसको क्या कर देगा, डेड कर देगा, क्लम्प कर देगा ब्लड को। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप बी को ए का नहीं दे सकते क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए है, यानी ये आर्मी बैठी हुई है, जैसे ही ये वाली आरबीसी इसके अंदर जाएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमारे पास एंटीबॉडी नहीं है, ना ए है ना एंटीबॉडी बी है, तो हम इस बंदे को यानी जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा। इसमें हम इन तीनों में से किसी का भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम कोई सा भी इसमें से आरबीसी डाल रहे हैं तो यहाँ एंटीबॉडी लड़ाई करने के लिए है ही नहीं है, तो ये सबसे ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ब्लड ग्रुप ओ जिसका रहा होगा उसकी बॉडी, उसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए भी है एंटीबॉडी बी भी है। अब अगर इस बंदे को हम ये वाला जो है ब्लड देते हैं, ब्लड ग्रुप ए देते हैं, तो इसके पास इसके खिलाफ आर्मी है। उसी तरीके से अगर हम बी देते हैं तो बी जो है इसके खिलाफ भी आर्मी है। अगर हम दोनों देते हैं तो भी तहलका मचने वाला है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो किसी से भी ब्लड नहीं ले सकता है, सिर्फ ओ का ही ले सकता है, यानी ये जो है सिर्फ ओ का ब्लड ग्रुप ले सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप ओ जो है वो देने में जो है ब्लड ग्रुप दे सकता है, क्योंकि इसकी आरबीसी जो है प्लेन है, कुछ भी इसके पास एंटीजन नहीं है, तो हम किसी को भी इसको दे दें, जैसे ब्लड ग्रुप ए जो है ओ जो है वो ए को दे रहा हो, तो ये आरबीसी जब इसके अंदर जाएंगी जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसकी सरफेस पे कुछ है ही नहीं है, तो यहाँ जो एंटीबॉडी बी बैठी हुई है वो पहचान ही नहीं पाएगी कि कुछ बाहर से आया है। सेम होगा इसके साथ, हम ब्लड ग्रुप ओ को बी को भी दे सकते हैं, क्योंकि बी में जब हम लोग का ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूज हम कर रहे हैं तो आरबीसी पे कोई जो है एंटीजन नहीं है, तो एंटीबॉडी ए भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। यहाँ पे तो एंटीबॉडी है ही नहीं है, तो यहाँ तो इजीली दे ही सकते हैं। तो दैट मीन्स कि ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास आरबीसी पे कोई भी एंटीजन नहीं है, तो जिसके भी पास जाएगा कोई भी इसको पहचान नहीं पाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों एक्सेप्टर है? क्योंकि इसके पास लड़ाई लड़ने के लिए, किसी के अगेंस्ट कुछ भी आगे अपना रोल अदा करने के लिए इसके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है इसको हर तीनों से ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं ब्लड का, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से 4 तरह के जो है ब्लड ग्रुप है ए बी एंड ओ, ऑन द बेसिस किसके बेस पे? 2 एंटीजन, एक ए एंटीजन एक बी एंटीजन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसी के सरफेस पे। तो आरबीसी के सरफेस पे किस तरह का एंटीजन है उसी के हिसाब से उसका जो है ब्लड ग्रुप भी होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। फर्स्ट एंटीजन, सेकंड एंटीबॉडी,
फिर रेसिपिएंट और डोनर। तो फर्स्ट हम लें ए एंटीजन, जिसके पास ए एंटीजन है उसकी एंटीबॉडी, अच्छा एक यहाँ पे हम साथ में और बना लेते हैं ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, दैट मीन्स उसकी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी बी टाइप की, क्योंकि अपने अगेंस्ट तो बनाएगा नहीं एंटीबॉडी। अब जिसके पास एंटीबॉडी बी है वो किस किस से ब्लड ले सकता है, तो वो लेने के लिए जो है वो ए से ब्लड ले सकता है क्योंकि ये भी ए है, दोनों का मैच कर जाएगा, या फिर किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किससे रिसीव कर सकता है, रेसिपिएंट किससे ब्लड ग्रुप ले सकता है, ब्लड किससे ले सकता है, एक ए से ले सकता है, एक ओ से ले सकता है। वहीं हम लोग दूसरी बात करें, दूसरा ब्लड ग्रुप है हमारे पास बी, जिसका बी ब्लड ग्रुप है, दैट मीन्स उसके आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन है, तो एंटीबॉडी यहाँ पे ए होगी, यानी अगेंस्ट ए होगा। तो ऐसा इंसान जो है, ऐसा ह्यूमन जो है वो ब्लड ग्रुप किससे ले सकता है, वो बी से ले सकता है, और ओ तो यूनिवर्सल डोनर है ही है तो ओ से भी ले सकता है। वही बात आती है फिर ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप जो है जिसके पास ए बी है उसके पास दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है। इनके पास एंटीबॉडी, इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। जब नहीं होती है तो इसके पास ये रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो ये सबसे ब्लड ले सकता है, ए से ले सकता है, बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। फोर्थ आता है हमारा ब्लड ग्रुप ओ, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन उसके पास जो है आना बहुत है, उसकी एंटीबॉडी उसके पास दोनों है, एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी बी है। तो क्योंकि दोनों है, इनमें से किसी का भी ब्लड जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ किसका करेगा, सिर्फ ओ से ये जो है ब्लड ले सकता है। यानी जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है वो ब्लड ग्रुप अपना ब्लड जो है सभी को दे सकता है, लेकिन अगर उसकी लेने की बारी आए तो वो सिर्फ किससे एक्सेप्ट कर सकता है, ओ से ही कर सकता है। अब बात आती है डोनर कि कौन किसको दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो किसको दे सकता है, ए को दे सकता है या फिर ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास तो कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ए वाले को दे सकता है या ए जो है ए बी वाले को दे सकता है। वैसे ही बी जो ब्लड ग्रुप है वो ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं एक ऐसे ह्यूमन को जिसका ब्लड ग्रुप बी हो या फिर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। थर्ड है ए बी, ए बी जो है वो किसी को भी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकता है, क्योंकि अगर वो ए को देगा तो बी भी साथ में जाएगा, प्रॉब्लम होगी, बी को देगा तो भी प्रॉब्लम होगी, तो ए बी जो है सिर्फ ए बी को ही ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है। ओ जो है, ओ तो डोनर है, वो सबको ब्लड ग्रुप दे सकता है, तो किस किस को देगा, वो ए को दे सकता है, वो बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है। देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। किसी भी ह्यूमन बीइंग का ब्लड ग्रुप कौन सा है वो डिपेंड करता है कि उसके आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन दोनों है, ए भी है और बी भी है आरबीसी पे, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कोई भी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, स्मूथ आरबीसी है, तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब जिसके पास ए एंटीजन है वो अपने खिलाफ कभी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी बी, बी के पास एंटीबॉडी होगी ए, ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती,
यहीं पे एंटीजन ओ के पास जो है हमारे पास एंटीबॉडी दोनों होती है ए बी। रेसिपिएंट की बात करें किससे ब्लड ले सकते हैं, तो यहाँ ए और ओ से ले सकते हैं, बी वाला बी से ले सकता है, या फिर जो यूनिवर्सल डोनर है ओ से ले सकता है। ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे एक्सेप्ट कर लेता है ब्लड को। ओ जो है सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। डोनर की बात करें तो ए जो है ए को दे सकता है, या फिर जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है ए बी उसको दे सकता है, बी बी को दे सकता है, या फिर ए बी को दे सकता है। ए बी जो है सिर्फ ए बी वाले को ही देगा, जबकि ओ जो है वो सबको अपना ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड जो है वो दे सकता है, क्योंकि उसकी आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। तो इस तरह से हमारे पास 4 तरह के ब्लड ग्रुप मिलते हैं ह्यूमन बीइंग में, और ये जो है एक मल्टी एलिलिक वाला अगर जेनेटिक्स के हिसाब से देखें उसका भी जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट यहीं पे बात करते हैं वो है RH एंटीजन। RH एंटीजन, RH भी एक एंटीजन है, और RH कहाँ से लिया गया है, ये सेम एंटीजन है, इसी तरह का जो है रीसस मंकी में भी पाया गया था। तो RH एंटीजन भी प्रेजेंट होता है ह्यूमन बीइंग, कुछ ह्यूमन बीइंग में, मैक्सिमम ह्यूमन बीइंग में इवन। तो RH एंटीजन फाउंड इन 80% ह्यूमन, जो किसके सिमिलर होता है, सिमिलर टू द फैक्टर फाउंड इन रीसस मंकी, रीसस मंकी पे। तो ये एंटीजन भी आरबीसी के सरफेस पे ही होगा। वैसे तो हमने भी 4 पढ़े हैं, ए बी और ओ तरह का ब्लड ग्रुप। अब अगर किसी की आरबीसी के ऊपर सरफेस पे RH एंटीजन भी होगा तो इसके लिए हम लोग ए पॉजिटिव जो है यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड वेसल्स हैं, इसमें जो आरबीसी है ये आरबीसी है, और सपोज करें यहाँ पे जो एंटीजन है वो बी टाइप का है ऐसे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये RH एंटीजन भी है। तो ये है बी एंटीजन और ये है RH एंटीजन। तो इसका ब्लड ग्रुप जो है, इसका ब्लड ग्रुप जो है हम इस RH के लिए जो है सिर्फ पॉजिटिव लगा देते हैं, यानी बी एंटीजन है तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, बी होगा। लेकिन बी के साथ साथ क्योंकि RH एंटीजन भी है तो हम इसको बी पॉजिटिव से दिखा देते हैं। इसी तरह जिसकी आरबीसी के ऊपर जो है जिसकी आरबीसी के ऊपर ए और बी दोनों एंटीजन होंगे तो यहाँ ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, प्लस साथ में RH भी है, ये RH है, ये B है, ये A है, तो ब्लड ग्रुप कैसा होने वाला है, ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा इसका, AB, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे AB एंटीजन है, B भी एंटीजन है तो AB, और क्योंकि RH भी प्रेजेंट है तो AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। वैसे ही जिसके आप ब्लड ग्रुप B है और साथ में जो है, अच्छा B तो हमने यहाँ लिख दिया है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप जो है A है और प्लस RH प्रेजेंट है तो A पॉजिटिव। इसी तरीके से चलिए बना ही देती हूँ मैं, यहाँ आरबीसी, यहाँ पे भी आरबीसी, ये O की आरबीसी बना लेती हूँ साथ साथ में। तो ब्लड ग्रुप A अगर हम पॉजिटिव कह रहे हैं दैट मीन्स यहाँ पे जो है ये A एंटीजन है प्लस RH एंटीजन है, RH है ये A है, तो ब्लड ग्रुप
ए पॉजिटिव हो गया। ये आरबीसी जो है स्मूथ है, इसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ब्लड ग्रुप क्या होने वाला है? ब्लड ग्रुप होगा ओ। लेकिन साथ में अगर इस आरबीसी पे ए या बी एंटीजन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आरएच प्रेजेंट है, आरएच प्रेजेंट है, तो हम इस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाएंगे तो ओ पॉजिटिव हो जाएगा। यानी पॉजिटिव साइन जो है वो मार्क करता है कि आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन भी प्रेजेंट है। और जैसे यहाँ लिखा है एनसीईआरटी के हिसाब से 80% ह्यूमन बीइंग में जो है आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव ये ब्लड है। अब अगर ये जो है सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बस इतना फर्क होता है कि जब आरएच एंटीजन होता है तो इसके ब्लड ग्रुप में अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ जो एंटीबॉडी होगी वो एंटीबॉडी बी तो होगी, बी है यहाँ पे, तो इसका एंटीबॉडी कौन सा बनाएगा? ये ए बनाएगा। यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे एंटीबॉडी होती ही नहीं है, नो एंटीबॉडी। यानी कि जिसके पास आरएच एंटीजन होता है वो इसके अगेंस्ट या नहीं होता, जैसे यहाँ है, तो इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ब्लड जो है ऐसे ही क्लीन है। यानी जिसके पास सिर्फ जो है ए ब्लड ग्रुप है उस एक के पास एंटीबॉडी नहीं होगी, ये तो बनाएंगे ही नहीं अपने खिलाफ, क्योंकि अगर आरएच है तो अपने खिलाफ तो एंटीबॉडी बनाएंगे ही नहीं। लेकिन जिस ब्लड को ये जाएगा, अगर वहां पे आरएच नहीं है तो एक्सपोज होने के बाद उसका ब्लड जो है वो आरएच के खिलाफ जो है एंटीबॉडी बना देगा। इसके पास जो एंटीबॉडी है वो एंटीबॉडी कैसी रहेगी? एंटीबॉडी होगी बी के खिलाफ। और यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सी पढ़ी थी हमने? एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। अब एक आता है यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन जब हम करेंगे तो चेक करना पड़ेगा आरएच नेगेटिव है या आरएच पॉजिटिव है। सपोज करें एक जो है फीमेल है, वाइफ है, इसके पास जो आरबीसी है, चलिए मैं ऐसे ही बना देती हूँ, ये आरबीसी है और इसके पास ए है, ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा इसका, तो ब्लड ग्रुप ए है, यानी कि क्या है? आरएच एंटीजन जो है वो एब्सेंट है, आरएच निगेटिव है ये। लेकिन जो हस्बैंड है उसके पास जो आरबीसी है ये, उसके पास सपोज करें कि चलिए ब्लड ग्रुप तो ए ही है, लेकिन साथ में क्या है? यहाँ आरएच एंटीजन है। दैट मीन्स ये आरएच और ये ए एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, यानी ये आरएच जो वाइफ है वो आरएच नेगेटिव है, इसके पास जो है वो आरएच एंटीजन नहीं है, तो इसके पास जो है आरएच नेगेटिव होने की वजह से कोई एंटीबॉडी नहीं, प्लेन है, ए ब्लड ग्रुप है। लेकिन हस्बैंड के पास जो है वो ब्लड ग्रुप तो ए ही है, लेकिन साथ में आरएच है, तो यानी कि ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, या हम ये कह सकते हैं कि ये आरएच पॉजिटिव है। अब ये एक ऐसा सिंगल केस है जहां प्रॉब्लम होती है। अब ये जो बंदे हैं, इनकी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होने वाला है? अगर मान लिया इसका जो बेबी है, चलिए हम लोग यहाँ बना देती हूँ मैं एक थोड़ा सा, जो मदर है और ये इसकी जो है फिटस डेवलप हो रहा है यहाँ पे। मान लिया ये जो मदर है इसके पास आरबीसी जो है वो प्लेन आरबीसी है, ऐसी है, जिसके पास सिर्फ ए एंटीजन है। लेकिन बेबी जो है अपने फादर की तरह से क्या हो गया है? आरएच पॉजिटिव है। इसके पास जो आरबीसी है वो ए तो है, लेकिन साथ में क्या है? आरएच यहाँ पे पाया जाता है। तो ये क्योंकि आरएच पॉजिटिव है और ये आरएच निगेटिव है, तो यहाँ प्रॉब्लम, अभी तो ये प्लेसेंटा से पूरा जो है कवर्ड है, प्लेसेंटा अलाउड नहीं करता है कोई भी एंटीबॉडी अंदर जाने के लिए, यानी एंटीबॉडी जो है
वो काफ़ी साइज में बड़ी होती है। एंटीबॉडी ए भी और एंटीबॉडी बी भी दोनों का साइज इतना बड़ा होता है कि प्लेसेंटा को क्रॉस करके वो जो है फीटस तक नहीं जा पाता। लेकिन इस फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम जब ये जो है डिलीवर होता है बेबी, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ब्लड की मिक्सिंग होने के चांसेस है। अब अगर थोड़ा सा भी ब्लड इस बच्चे का जो है मदर के अंदर आ जाता है तो कैसा एंटीजन आ जाएगा इसके पास, ये आ जाएगा RH के साथ। यानी RH ये निगेटिव है, RH निगेटिव है, और इस जो बेबी का जो ब्लड इसके साथ मिक्स हुआ है वो RH पॉजिटिव है। ऐसा होने से जैसे ही एक्सपोज हुई तो मदर का जो ब्लड है, मदर ब्लड स्टार्ट टू फॉर्म एंटीबॉडी, क्योंकि इसके लिए जो है ये जो RH पॉजिटिव जो एंटीजन आया है ये जो है फॉरेन है, मतलब फॉरेन पार्टिकल से कोई बाहरी है, तो उसके खिलाफ जो है मदर की जो ब्लड है वो स्टार्ट करेगा, मदर स्टार्ट टू फॉर्म एंटीबॉडी एंटी RH। तो RH के एंटी जो है एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये बेबी तो जो है सही से डिलीवर हो जाएगा, लेकिन मदर ने अपने अंदर, मदर के जो ब्लड है उसके अंदर जो है बहुत सारी जो है एंटीबॉडी बन गई है जो कि RH के खिलाफ है। अब जो भी सब्सिक्वेंट जो है प्रेगनेंसी होगी वो जो है प्रॉब्लम होगी उसमें, क्योंकि जैसे ही जो है हम सेकंड टाइम ये लेडी जो है प्रेग्नेंट होती है तो इसके पास यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडी बनी हुई है RH के खिलाफ, और यहाँ पे अगर RH गलती से फिर से मतलब जो है सेकंड बेबी RH पॉजिटिव हो जाता है तो जो यहाँ एंटीबॉडी है, तो जो RH एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी आर स्मॉल इन साइज, ये इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है क्रॉस द प्लेसेंटा। तो ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए जो है वो एंटर कर जाएगी और जो बच्चे की जो फीटस की जो RBC है उसको जाके डेड कर देगी। तो RH एंटीबॉडी आर स्मॉल इन साइज क्रॉस द प्लेसेंटा एंड रीच टू द फीटस ब्लड and start to clump or to rupture the fetus RBC, to rupture the fetus RBC, जिसकी वजह से जो सब्सिक्वेंट, ये कब की बात हो रही है, ये सब कब हो रहा है, सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, जितनी भी आगे प्रेगनेंसी होगी, यानी कि फर्स्ट जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुली हो रही है क्योंकि अभी मदर के पास जो है एंटीबॉडी नहीं बनी हुई है, और यहाँ पे जो फीटस का ब्लड है और मदर का फीटस है, मदर का जो ब्लड है वो मिक्स भी नहीं हो रहा है। तो मदर का ब्लड बेखबर है कि अंदर RH पॉजिटिव जो है फीटस ग्रो कर रहा है। तो फर्स्ट बेबी जो है, फर्स्ट डिलीवरी जो है सेफ है, बट डिलीवरी होने के साथ साथ फीटस का कुछ ब्लड एक्सपोज हो जाता है, मदर के ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है, तो मदर की जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बना लेगी। अब ये जो है तैयार बैठी है। अब सेकंड टाइम जो है जब ये प्रेग्नेंट होगी या जितनी भी बार, तो हर बार अब जो है ये तो अलर्ट मोड पे है, और क्योंकि RH एंटीबॉडी का साइज भी बहुत छोटा है, तो जैसे यहाँ सेकंड टाइम जो है RH पॉजिटिव फीटस ग्रो करना शुरू करता है तो मदर की जो RH एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फीटस तक पहुंचेगी और फीटस की RBC को मारना शुरू करेगी। अब ये मारेगी तो RBC के कम होने की वजह से बच्चे को क्या हो सकता है, एनीमिया हो जाएगा पहले, फिर जो है जॉन्डिस हो जाएगा, जॉन्डिस, एंड फाइनली जो है फेटल टू जो है फीटस है। और इस डिसीज को जो है क्या कहेंगे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए कि फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड ऐसे ना हो,
मतलब जो है ये तो सक्सेसफुली प्रेगनेंसी नहीं रह पाएगी। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि जैसे ही जो है फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हुई, फौरन ही इसको जो है एक इंजेक्शन दे दिया जाएगा एंटी RH एंटीबॉडी के, यानी ताकि जो है मदर का जो ब्लड है वो एंटीबॉडी बना ही ना पाए। और अगर RH जो है मदर का जो ब्लड है वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, ये नहीं बना पाएगा, तो सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी भी सक्सेसफुली होगी। तो सिर्फ ये एक ही केस है जो खतरनाक है, जहाँ पे फीमेल जो है वो RH नेगेटिव है और हस्बैंड जो है RH पॉजिटिव है। तो ऐसे केस में अगर बेबी जो है वो RH पॉजिटिव हो रहा है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ है, क्योंकि इस टाइम में जो है मदर के ब्लड को पता ही नहीं है कि उसके अंदर जो है जो बेबी डेवलप हो रहा है उसके मदर के फीटस में वो RH पॉजिटिव है। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होने की वजह से अब मदर का ब्लड जो है वो एंटीबॉडी बना रहा है। लेकिन ऐसा ना बने इसके लिए डॉक्टर जो है पहले ही इसको जो है एंटी RH एंटीबॉडी के इंजेक्शन दे दिया जाएगा, जिससे मदर का ब्लड जो है एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा और ये वाली जो प्रॉब्लम जो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में आने वाली है ये नहीं आएगी। तो इस तरह से हम लोग आज कंप्लीट कर किया है ब्लड का कंपोजिशन, उसके बाद जो है ब्लड ग्रुप और जो है हमारा ये RH एंटीजन साथ में, यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ये जो है सिर्फ यही एक केस है, इसके अलावा जितने भी केस है अगर हम उल्टा कर दें कि जो है वाइफ RH पॉजिटिव हो और हस्बैंड जो है RH नेगेटिव हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ तब है जब वाइफ जो है नेगेटिव हो, RH नेगेटिव हो और हस्बैंड जो है RH पॉजिटिव हो। तो ये आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं। आप लोग जो है ध्यान से देखें लेक्चर को। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।